सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर के साथ हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरही। हैदराबाद शहर सिंध का दूसरा बड़ा शहर है जिसमें यूं तो बहुत से मसाइल हैं, मगर इनमें सबसे एक बड़ा मसला है मुंह का कैंसर। और मुंह का कैंसर लोग अपने हाथ से खरीद कर खा रहे हैं और मुंह अपना ख़राब कर रहे हैं। ये कैंसर मेमपुरी के ज़रिए पूरे शहर में फैल रहा है और तकरीबन 4000 लोग माहाना बायोप्सी की तरफ जाते हैं। डॉक्टर्स उन्हें बायोप्सी सजेस्ट करते हैं और फिर मुंह के कैंसर का इलाज शुरू होता है, जिनमें से 95% लोगों में मुंह का कैंसर साबित होता है। ये मेमपुरी का जहर शहर में कैसे बिक रहा है, किस तरह खुलेआम केबिनों पर, शाहराहों पर लगे ठियों पर ये मेमपुरी गुटखा फरोख्त हो रहा है, हम आपको इसके मनाजिर दिखाएंगे। इस वक्त शहर की बहुत ही मेन आबादी में बाज़ार में हम खड़े हैं। तकरीबन लोगों के मुंह में हमें मेमपुरी नज़र आती है और जिस तरह ये बिकती है वो सूरत हाल भी अगर हम आपको दिखाएं तो ये केबिन है हमारे पास। इस केबिन पे हम आपको दिखाते हैं कि आप ये बताइएगा मेमपुरी क्या रेट बेच रहे हैं? 100 रुपये वाली 80 वाली दोनों। अच्छा, क्यों बेच रहे हैं? पाबंदी नहीं है? पाबंदी है लेकिन बिक रही है तो क्या करें, बिकती है। पूरे शहर में बिक रही है? हर जगह बिक रही है। अच्छा, क्या पुलिस की इजाज़त से बिकती है? ये अल्लाह आलम, लेकिन हालांकि उनको ही पता होगा कि पुलिस की इजाज़त है या नहीं है। हमें मिलती है, हम बेचते हैं 10 अच्छा, कैंसर है ये तो मुँह का, आप भी खा रहे हैं तो आपको खौफ नहीं आता? बस खौफ खुदा है इसलिए, और कोई खौफ नहीं आता। अच्छा, तो कैंसर में अगर इंसान मुब्तला हो रहे हैं, हर महीने 4000 लोगों की बायोप्सी हो रही है। बस अल्लाह जिसको बख्शे जिसको ले। अच्छा, मकसद ये कि आप चाहते हैं कि ये नहीं चलनी चाहिए? अच्छी बात है, ये नहीं चले तो हम भी बचेंगे और भी हमारे जैसे बहुत हैं जो बचेंगे। नहीं चलेगी तो नहीं बिकेगी। हमारे जो ये सिंध के अंदर हैदराबाद में जो मेमपुरी बिकती है, इससे कैसे बिक रही है, क्यों बिक रही है? ये थाने जितने भी हैं इनकी तनख्वाहों में पूरा नहीं होता है। ये मंथली लेते हैं हमसे लाखों रुपया, मेमपुरी वालों से मंथली लेते हैं। ये मैंने 5 रुपये की मेमपुरी खाना स्टार्ट करी थी 1 रुपये की, अभी 100 रुपये की है। ये 500 रुपये की भी हो जाएगी तो मैं खाऊंगा। अगर ये बंद हो जाए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हमारे ज़हनी तवाज़ुन सही हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन लगेगा, पर जब तक ये हमारे सामने है हम इसको 1000 की भी लेके खाएंगे। जी, जैसे ये कह रहे हैं कि जब तक ये हमारे सामने, हम मजबूर हैं। एक नशा है और इस नशे से जब नशा इंसान की ज़रूरत बन जाता है तो फिर वो 500 रुपये की बिके, 100 रुपये की बिके या 5 रुपये से जैसे उन्होंने खाना शुरू की बिके, वो खाएंगे, वो मजबूर हैं क्योंकि एक नशा है। आप बताइएगा मेमपुरी खानी चाहिए? आप इस उम्र में खा रहे हैं? आदत हो गई है, क्या करें, लगी पड़ी है मुँह पे। अच्छा, हाँ, और क्या करें, बिगड़ी है, जगह जगह बिगड़ी है। जी, आपने देखा कि इस बाज़ार में, ये हैदराबाद का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है फ़कीर का पेड़। इसी तरीके से फुलेली का इलाका हो, लतीफ़ाबाद का इलाका हो, कासमाबाद का इलाका हो या देही इर्द गिर्द के इलाके हो, हैदराबाद शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जिस पर लगे सैकड़ों केबिन्स पर मेमपुरी फ़रोख्त ना हो रही हो। और ये जहर हम अपने बच्चों को अपने हाथों से दे रहे हैं और वो खा रहे हैं और मुँह के कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। और अस्पतालों का अगर हम विज़िट करते हैं, ख़ास तौर पर ओरल कैंसर के डॉक्टर्स का विज़िट करते हैं, तो वो हमें ये बताते हैं कि 4000 से ज़ायद लोग हर महीने बायोप्सी के लिए भेजे जाते हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और सालाना ये तादाद हज़ारों में है। और ये माशरे में सूरत हाल किस कदर गंभीर होगी आने वाले सालों में, ये आप मेडिकली समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंतज़ामिया को इस सूरत हाल को रोकना चाहिए ताकि ये बीमारी जो है इसे बढ़ने से बचाया जा सके। शहर में ओवरऑल सूरत हाल क्या है, किस तरीके से ये कारोबार चल रहा है, कौन इसके पीछे, आए चलते हैं आपको हम ये तमाम सूरत हाल दिखाते हैं। ओरल कैंसर जो मुंह का कैंसर है उसके वार्ड के बाहर हम खड़े हैं। हम अंदर जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, मरीजों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर मेमपुरी गुटखा खाने वाले अफराद के साथ होता क्या है, वो किस मुसीबत से गुजरते हैं, किस तकलीफ़ से गुजरते हैं, क्या कर्ब उनकी फैमिलीज़ को फेस करना पड़ता है और मुंह के कैंसर में मुब्तला होने के बाद उनका जो इलाज है वो कितना मुश्किल है, कितना दर्दनाक है
और क्या तकलीफ़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। मगर वो माफिया जो एक जानिब अरबों रुपए कमा रही है, मगर दूसरी जानिब वो लाखों लोगों को मुंह के कैंसर में मुब्तला कर रही है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, हम पहुँचे सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद। यहाँ ओरल कैंसर का जो वार्ड है उसके रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर वाहिद साहब। हम उनसे जानते हैं कि ओरल कैंसर के मरीज़ जो हैं उनकी तादाद क्या है और ये मर्ज़ क्यों फैल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास जो ओरल कैंसर है हद से ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हुआ है ना। लास्ट 2 ईयर से ओरल कैंसर के डेली के बेसिस पे 100 पेशेंट्स आते हैं, जिसका हम इनिशियली जो है ना बायोप्सी करते हैं। और हमारे पास सबसे जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अब पहले तो जो पेशेंट आते थे उनके एज 35 से 40 साल के दरमियान होते थे। अब हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो 10 से 15 साल 20 साल के पेशेंट आ रहे हैं जो बच्चे हैं। ये एक हमारे लिए और हमारे मुआशरे के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मसला ये है कि ये कैंसर क्यों होता है, इतने तादाद में मरीज़ जैसे बुखार फैल रहा है ऐसे ही जो है ना कैंसर हमारे पास हैदराबाद और ठट्टा सजावल यहाँ से पेशेंट जो आ रहे हैं वो हद से ज़्यादा आ रहे हैं। और उसका मेन सबब ये है कि पान, गुटखा, छालिया, Z21 और उसके अलावा जो सोपारी, मैनपुड़ी और उसके साथ जो है नस्वार, ये उसके साथ जो है ना शराब नोशी और सिगरेट नोशी, ये इनका मेन सबब है। अच्छा, क्या तकलीफ़ पेशेंट बताते हैं, किस तरीके से ये ज़ाहिर होना शुरू होता है और फिर किस ट्रीटमेंट के मराहिल क्या हैं? जी, सबसे पहले कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ओरल कैंसर के, उनका जो है ना मुंह अक्सर कम खुलता है। उसके मुंह में एक बहुत जो है ना ज़ख़म हो जाता है। अक्सर हमारे पास जो आते हैं लेट स्टेज में आते हैं तो बहुत बड़ा ज़ख़म हुआ होता है और वो बाहर फट चुका होता है। तो उससे क्या होता है कि वो अक्सर पेन में आते हैं और दर्द, शदीद दर्द में आते हैं। काफ़ी पेशेंट आते हैं जिसका खून बह रहा होता है और काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जो खा पी नहीं सकते, जिनका खाना पीना बंद हो चुका होता है, इस तकलीफ़ में आते हैं। अक्सर जो ट्रीटमेंट है, अगर इनिशियली पेशेंट हमारे पास आए तो एक वो भी T1 स्टेज जिसको कहें हम, या T2 स्टेज जिस ट्यूमर का हो उसको हम कहें, वो ट्रीटेबल होता है। उसमें क्या होता है कि पहले हम कम्प्लीटली उस जो ट्यूमर है उसको निकालते हैं। वो उसके लिए ट्यूमर का निकालना, उसके साथ जो है ना जो नॉर्मल टिश्यू है उसको भी साथ निकालना लाजमी होता है। उसके बाद हुदूद जो गर्दन में होते हैं वहाँ का ऑपरेशन होता है। अगर हम नॉर्मली कहें कि एक कैंसर पेशेंट पे गवर्नमेंट का 4 से 5 लाख रुपए ख़र्चा होता है, जो हम यहाँ फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट में देते हैं पेशेंट्स को। और उसके अलावा 6 से 7 घंटे की सर्जरी पेशेंट का होता है। 6 से 7 घंटे की सर्जरी में ट्यूमर जो होता है उसको निकालते हैं। अक्सर जो हड्डी होता है निकाल के वहाँ पे एक प्लेट लगा देते हैं बड़ा सा, जैसे मुंह का जो है ना फंक्शन या बंदा खा पी सके। इन स्टेज में जो इनिशियल स्टेज है 1-2 माह मरीज़ के लिए और उसके लवाकिन के लिए बहुत तकलीफ़दा होता है। मरीज़ का खाना पीना नली के थ्रू होता है, जो नाक से या पेट के थ्रू हम देते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुंह का कैंसर है इसमें कितने फ़ीसद मेमपुरी गुटखे का इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से होता है? जी, हम अगर कहें तो इसमें 90 to 95% जो है वो मैनपुड़ी, गुटखा, छालिया, सुपारी इसका है। उसके बाद 5 to 90% अगर आप ये कहें तो 5% आप नस्वार को कहें। बाकी 5% वायरस है या दांत का चुभना है या जो है ना ड्रिंकिंग है, अल्कोहल ड्रिंकिंग। ये इस लत में जो लोग फंस गए हैं उनके लिए आपका मशवरा क्या है? जी, मेरा मशवरा उसके लिए ये है कि बराए करम आपके अज़ीज़, आपके अहबाब जो भी हैं, जो आपके आसपास लोग खा रहे हैं, आप उनको ये पैगाम दें कि आप किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और आपके ख़ानदान में जो लोग हैं वो कितनी तकलीफ़ में हैं। यहाँ पे आके रोते हैं, अक्सर अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। आप इस जो है ना आदत
को छोड़ें, दूसरों को भी मना करें कि ये एक आप मौत को दावत दे रहे हैं। आज या कल आप ऐसे ना सोचें कि आप 1 महीने से खा रहे हैं आपको नहीं हुआ, या साल से खा रहे हैं आपको नहीं हुआ। अगर आपको नहीं हुआ तो आपके औलाद में वो 1 साल के अंदर हो जाता है। तो मेहरबानी करें, ख़ुद भी ना खाएं, जो आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं या आपके पड़ोसी हैं, उनको भी इन आदात से, स्पेशली गुटखा, पान, चालिया, Z21 इनसे बचाएं। ये एक सदका जारिया है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर वाहिद की कि जो सूरत हाल है अस्पतालों में रिपोर्ट होने के पेशेंट्स की, वो रोज़ाना कई 100 पेशेंट्स हैं। सिविल हॉस्पिटल में रोज़ाना 100 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। ओरल कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर में फंस जाने वाले ये मरीज़ जो कि दवाएं इस्तेमाल करते हैं, परेशान होते हैं, उनकी फैमिलीज़ परेशान होती हैं, वो एक जानिब तो मेमपुरी गुटखा छोड़ते नहीं हैं और जब फंस जाते हैं तो फिर पछताते हैं। तो इस पछतावे की सूरत हाल क्या है, शहर में क्या सूरत हाल है, हम मरीज़ों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मरीज़ क्या कहते हैं। आए चलते हैं। मेमपुरी, नस्वार, गुटखा जो भी भाई खाता है, ये मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया है, बड़ा मेहरबानी ये नहीं खाए आप लोग। ये बहुत मुश्किलात में अभी ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर भी जो है ठीक नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, मुंह के कैंसर के मरीज़ जब इस स्टेज पर आते हैं कि उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है, उसके बाद दूध सरकारी सतह पर जो वार्ड हैं, ओरल कैंसर का वार्ड है, वहाँ दूध भी मुहैया किया जाता है। एक पेशेंट भी हमें यहाँ मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि आपको क्या परेशानी हुई, क्यों हुई और क्या खाते थे आप? मेमपुरी खाते थे, मेमपुरी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हुई मुझे, और अभी लिक्विड चीज़ें पीता हूँ सारा दिन। अच्छा, तकलीफ़ क्या है? अब पूरे जिस्म में जान नहीं है, सांस नहीं है, ना खड़ा हो सकता हूँ, ना काम कर सकता हूँ, ना कहीं जा सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ। ऐसे टाइम पास हो रहा है सारा दिन में। ये 6-7 गोलियाँ खाता हूँ तो सारा दिन निकालता हूँ। अच्छा, और माशरे में क्या परेशानी हो रही है घर पर आके? घर में यही परेशानी, भी बच्चे सब तंग है, वालदा बहन भाई सब तंग है मेरे से। क्यों? कोई मर्द ऐसा ना, अब ग्राइंडर हर चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए, कभी लाइट है कभी नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये आपने जब मेमपुरी खाते थे तो छोड़ी क्यों नहीं, जब लोगों को देखा कि ये कैंसर की तरफ जाते हैं? इतनी ध्यान नहीं दिया, इतनी गौर नहीं की। जब मुझे खुद को प्रॉब्लम हुई तो फिर एहसास हुआ, उस टाइम छोड़ी जिस टाइम कैंसर बन चुका था। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। वो लोग जो कि मेमपुरी गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, माशरे में सूरत हाल भी देखते हैं, मगर उस सूरत हाल के बावजूद वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। उसकी वजह ये है कि हर शख्स ये सोचता है कि मुझे नहीं होगा, दूसरे को हुआ है तो मैं उससे पहले अपना इलाज करवा लूँगा। और फिर जब वक्त गुज़रता है और वक्त गुज़रने के साथ मेमपुरी हो, गुटखा हो या ऐसी चीज़ें जो कि मुंह के कैंसर का बाइस बनती हैं, वो फिर उस शख्स को अपने शिकंजे में जकड़ लेती हैं और फिर ये मौत की जानिब सफ़र शुरू होता है। तो हम आपको मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं, शहर की सूरत हाल दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह इसको रोका जाना चाहिए, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून क्या कर रहा है। आए चलते हैं। शहर भर में बिकने वाली मेमपुरी हो या गुटखा हो, मुकम्मल तौर पर हमें नज़र आता है कि उन्हें आशीर्वाद है और वो आज़ाद हैं, अपनी मन मर्ज़ी से हर चीज़ को बेच सकते हैं। मगर ये कैंसर अपने हाथों से करोड़ों रुपए में शहर में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसे रोकने के ज़िम्मेदार आंखें बंद किए शतरमुर्ख की तरह बैठे हैं। वो कि इसे बंद करने की ज़िम्मेदारी उन पर लागू होती है, मगर वो रोकने को तैयार नहीं। इमरान मेरे साथ अगर आएँ तो इस वक्त मैं आपको शहर में इस सूरत हाल को ज़रूर दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा आप क्या बेच रहे हैं? बात तो करो। ये मेमपुरी आप कितने की बेच रहे हैं? नहीं बेच रहा, मैं तो आया हूँ इधर भाई। अच्छा, ये आप मेमपुरी खाते हैं तो इससे तकलीफ़ तो होती है, क्यों खाते हैं? कैंसर होता है, मुँह का कैंसर होता है, कोई ख़ास वजह? बस एक आदत बड़ी सी है। आदत क्यों परेशानी में आपको मुब्तला करते हैं? बस ये कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नहीं खाएंगे अभी इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, आप बताएं मेमपुरी खाना सही है? मुंह का कैंसर में अस्पताल में देख कर आए, लोग पड़े हैं, तो आपको खौफ नहीं आता? नहीं, खौफ तो क्या आता है, दुनिया खा रही है, बच्चे खा रहे हैं आजकल। बिक रही है? हाँ बिक रही है, लोग खाओ, खुलेआमी बिक रही है। ये खुलेआमी तो कहते हैं इसको, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, हम थोड़ी करेंगे, कुछ करेंगे। अच्छा, ये इस तरह के जो स्टॉल हैं आपको हैदराबाद शहर में हर जगह मिलेंगे।
आप ये देखेंगे ये मेमपुरी है, इसमें मुख्तलिफ कलर हैं और ये मोक्कल यानी कि पुलिस की इजाज़त से फ़रोख्त होती है और उसमें ये कलर्स हैं जिसके ज़रिए ये महकमा जो है वो शनाख्त करता है कि इसे हमने इजाज़त दी है बेचने की या नहीं दी है। तो पूरे शहर में अगर आप कहीं भी हम इस पर जाएँ और बात करें तो ये गैर कानूनी तौर पर Z21 का कारोबार है जो कि खुलेआम चल रहा है और शहर में पुलिस की निगरानी में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इस बारे में मालूम नहीं है। माफियाज हैं जो कि इस नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। हैदराबाद में मौजूद ये नस्ल जो बिगड़ रही है उस पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और करोड़ों रुपए का माहाना भत्ता बाकायदा वसूल किया जाता है। माफियाज वसूल करते हैं। बोल न्यूज़ की निशानदही के बाद शहर में काफ़ी हद तक खुफिया तौर पर इसकी फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हुआ है। एसएसपी हैदराबाद की जानिब से भी एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मगर इस सिलसिले को रोका नहीं जा सका है। इस कदर मजबूत माफिया है, इस कदर पैसा इन्वॉल्व है इस काम में कि इसे रोकना शायद मुमकिन नहीं है पुलिस के लिए भी और कानून के लिए भी। गो के सिंध हुकूमत कहती है कि ये कारोबार नहीं चलेगा। IG सिंध की स्पेशल टास्क फोर्स है मगर कहाँ काम करती है ये आपको अगर इमरान दिखाएं तो ये सूरत हाल है जहाँ IG सिंध की टास्क फोर्स काम कर रही है और ये खुलेआम हैदराबाद के बाज़ारों में चौराहों पर मेमपुरी गुटखे का कारोबार चल रहा है जिसमें करोड़ों रुपए का काला धन सफ़ेद किया जाता है और काले धन पर ना फूड अथॉरिटी एक्शन लेती है, ना FBI एक्शन लेती है, ना ही पुलिस एक्शन लेती है। सब के सब खामोश हैं। बोल न्यूज़ अपनी स्क्रीन पर ही आपको मनाजिर दिखा रहा है कि शहर में ये सूरत हाल है और शहर में इस सूरत हाल को हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। कैंसर होता है जब बिकनाई बननी हुई, जाहिर सी बात है खाएंगी ना हम तो भाई। हाँ, तकलीफ होती है भाई? तकलीफ नहीं होती, मज़ा आता है खाने में। और क्या है, जब जहर खुलेआम बिक रहा है तो फिर डरना किस बात का। जब ये बंद होएगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हमारे करीब बिठाकर एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि बाद में हम जैसों को तंग किया जाए। तो अब नाम तो मैं किसी का नहीं लेता, मैं काफ़ी जितने भी हैं थाने में सबको जानता हूँ। मैंने उनको इसकी वीडियोज़ वगैरह, यहाँ के जो MP हैं रेहान राजपूत, उनको, बाकी जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के कोई बंदे हैं। क्यों नहीं रुकता ये काम? भाई माले मुफ्त दिले बहरहम, सबको खर्ची पहुँच जाती है तो फिर बाद में सिर्फ हवाई बात हो। अभी वो कल मैं एक वो चीज़ सुन रहा था, वो TV पे चल रही थी कि वो हाला नाका पे जो है वो चूरा पकड़ा गया और क्या कहते हैं छालियाँ पकड़ी गई। तो भाई यहाँ चौक पे आके पकड़ लो। थोड़ी देर पहले यहाँ मोबाइल लगाई थी, चेकिंग कर रहे थे, बराबर में माल बेकार मजाक बनाया हुआ और कुछ भी नहीं। बनाना रिपब्लिक है जी। हैदराबाद में माफियाज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बात हो, पुलिस कार्रवाइयों की बात हो, SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़र्रुख को गो के 2 माह हुए हैं। इस 2 माह के दौरान मेमपुरी माफिया के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन हमें नज़र आया है। 300 से ज़ायद गिरफ्तारियां हुई हैं, 20,000 किलो से ज़ायद की छालियाँ पकड़ी गई है और ओवरऑल कार्रवाइयाँ जैसे जैसे उनके इल्म में आती हैं हम देख रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई मज़ीद होने जा रही है, कैसे कंट्रोल करेंगे सिस्टम को, इस सिस्टम को जिसमें माफियाज इन्वॉल्व हैं, पुलिस मज़ीद क्या कार्रवाई करने जा रही है, हम बात करते हैं डॉक्टर फ़र्रुख साहब से। डॉक्टर साहब, कभी आप सादा वर्दी में नज़र आते हैं, कभी आप मुख्तलिफ़ जगहों पर तलाश करते हैं कि कहीं आपको पता चले कि क्या कार्रवाई करनी है। कैसे इन माफियाज को कंट्रोल करने जा रहे हैं, क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? बड़ा एक मैं कहूँगा नासूर है मेनपुरी गुटका, ना सिर्फ हैदराबाद का बल्कि जनरली स्पीकिंग लोअर सिंध में एक वबा की तरह प्रेवलेंट है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर डिमांड मौजूद है, लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर शायद बाज़ केसेस में उस तरह की अवेयरनेस नहीं है कि ये कितना नुकसानदेह है। पहले तो एक कंस्ट्रेंट हमारी ये थी कि कोई स्पेसिफ़िक कानून मौजूद नहीं था, लेकिन अब हुकूमत ने कानून साजी की है। अब हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है। उसमें एक बहुत बड़ी बेहतरी ये हुई है कि हम लोग इनको पकड़ के कार्रवाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कैच पकड़ा था छालिया का। अब छालिया इट्सेल्फ शायद नहीं है ममनुआ उस तरह से, लेकिन छालिया बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि गुटका, मावा, मेनपुरी उसमें इस्तेमाल होती है। उसमें वो अनफॉर्चुनेटली छुड़वा लिया उन्होंने कोर्ट से डिफरेंट प्रीटेक्स के तहत। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम कोशिश करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा कैच पकड़ा था जिसमें कोई एक ही इंसिडेंट में 16,000 kg से ज़्यादा छालियाँ हुई थी। वी होप कि इसमें कोर्ट ज़्यादा सख्ती के साथ इसको व्यू करेंगी। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेली बेसिस पे हम लोग रेड्स करते हैं, जहाँ जहाँ हमें इत्तला आती है कार्रवाई करते हैं। इसमें अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी फ़र्क पड़ा है।
लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी करने की गुंजाइश है। इसमें हमें ताउन सिविल सोसाइटी का भी चाहिए, हमें लोगों का भी चाहिए, हमें हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का भी चाहिए कि इसमें अवेयरनेस लोगों को दें कि वो इसमें हमारी हेल्प करें। अच्छा, हमने देखा हॉस्पिटल में कैंसर के बेपनाह मरीज़ हैं, 4000 से ज़ायद जो हैं वो मरीज़ हर माह जाते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट्स की जानिब। तो आप समझते हैं कि अवेयरनेस के लिए पुलिस को भी प्रोग्राम चलाना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए, या सिविल सोसाइटी को किस सतह तक अपना रोल प्ले करना चाहिए? इसमें सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें तालीमी इदारों में उसमें बहुत सारे जो लोग शुरू करते हैं इन मुज़र शहद अशिया का इस्तेमाल, वो अर्ली एज से करते हैं। हम देखते हैं स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स शुरू कर देते हैं, और वही तंबाकू की एक डिफरेंट फॉर्म की सूरत में उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितना इसके जो नुकसानात हैं उसके बारे में, हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, इसकी जो ओवरऑल माशरे पे जो कॉस्ट है, हमारे हेल्थ सिस्टम पे जो उसका असर पड़ता है, कैंसर हो गई और दूसरी बीमारियां हो गई। मतलब जगह जगह आप पीकें फेंकते हैं, माशरे में गंदगी फैलती है। मतलब इसको शायद थोड़ा सा हम उस तरह से माजी में डील नहीं करते रहे हैं जिस तरह के करना चाहिए, जिस तरह के इसके सख्ती के साथ इस पे पेश आना चाहिए। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारी इन कोशिशों के नतीजे में इसमें डेटरेंस होगी और इसमें कमी आएगी। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। एसएसपी साहब फ़र्रुख साहब का भी यही कहना है कि ख़रीदार सबसे ज़्यादा मेन किरदार अदा करता है। अगर ख़रीदार नहीं होगा तो ये माफियाज ख़ुद ख़त्म हो जाएंगे। शऊर बेदारी बहुत ज़रूरी है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, माशरे में मौजूद सिविल सोसाइटी के वो लोग हों जो कि लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि ये किस कदर ख़तरनाक है, और ये कैंसर जो है वो जिस तरह सोसाइटी में फैल रहा है, इसके ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। हमने आपको हैदराबाद शहर के तमाम वो इलाके दिखाए जहाँ पर खुलेआम मेमपुरी का धंधा जारी है और बाअसर माफिया पुलिस के सामने मजबूत तरीके से खड़ी है और पुलिस बेबस नज़र आती है। इमरान आपको दिखाएं तो ये एक ऐसा चौक है कि इसमें एक तरफ दूसरे थाने की हद है और एक तरफ एक थाने की हद है। खुलेआम मेमपुरी के केबिन लगे हैं और इन केबिनों पर खुलेआम मेमपुरी की फ़रोख्त है, जिस पर ख़वातीन भी आपको नज़र आ रही होंगी कि वो भी ख़रीद रही हैं, बच्चे ख़रीद रहे हैं, बड़े ख़रीद रहे हैं। तमाम वो लोग जो कि अब इस नशे के आदी हो चुके हैं वो मंशियात को ख़रीद रहे हैं और ये मेमपुरी जो है वो खुलेआम बिक रही है। हमने आपको कलर्स पहले भी दिखाए थे, यहाँ देखेंगे वो कलर डिफरेंट हैं। ये वो मौक़ल है, वो इजाज़त है जो मुख्तलिफ है और ये मुख्तलिफ रंगों में है ताकि ये रंग जो है ये पहचान है। आप बताएं कि ये कितने की बेच रहे हैं मेमपुरी? ये भाई 60 रुपये की। ये खुलेआम यहाँ बैठ के आप क्यों बेच रहे हैं? मौक़ल है। मौक़ल है आपके पास? तो कोई नहीं रोकता आपको, खुली इजाज़त है। हम तो बेचने वाले, मालिक तो कोई और है। मालिक कोई और है। अच्छा, क्या रेट क्या है? ये रंग क्यों अलग अलग हैं? बस उन्होंने किए। अच्छा, क्या रेट क्या है? ये 60 की है, 100 की है। अच्छा, 60। इससे महंगी भी आती है? नहीं, इससे महंगी नहीं आती। अच्छा, गुफ्तगू आपने सुनी कि ये वो रंग है जो कि इन्हें भी नहीं मालूम, मगर जो ओवरऑल अफसोसनाक सूरत हाल है, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 16 करोड़ रुपए माहाना का भत्ता जमा किया जाता है। अगर ये भत्ता वाकई जमा किया जाता है तो कितने बड़े हजम पर ये कारोबार है, कितने करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व हैं और क्यों ये आंखें बंद हैं ये तो सभी जानते हैं। बोल न्यूज़ का एक काम है कि वो अपने नाजरीन को दिखाए, आवाम को दिखाए कि एक ऐसा कारोबार जो रुकना चाहिए, जो मुंह के कैंसर का बाइस है और हज़ारों लोग सालाना मुंह के कैंसर में मुब्तला होते हैं और फिर मौत की वादी में चले जाते हैं और उनके ख़ानदानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। हम आपको ये निशानदेही करते रहेंगे और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक मुतल्लिका इदारे जाग नहीं जाते और वो ये जहर रोकते नहीं हैं आवाम की नसों में जाने से। तो आगे हम ये निशानदेही मज़ीद करेंगे। अब चलते हैं अगले शहर की जानिब।
मैं हूं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मीर फखार शाहिद जमील और बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल जमहूर में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली की। तो मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसके असरात वाज़ेह तौर पर आना शुरू हो चुके हैं। मीर फखार में भी इस बार गर्मी पड़ी है तो शदीद और क़यामत खेज़ गर्मी पड़ी है, जिससे मीर फखार के शहरी बिलबिला उठे हैं। मौसमियाती तब्दीली की मेन वजूहात में जो ख़ास वजह है वो पोल्यूशन है, लेकिन दरख्तों की कटाई भी ख़ास वजूहात में से एक वजह है। मीर फखार चूँकि ज़रूरी एतबार से अपनी पहचान रखता है, तो मीर फखार में 30,000 मुरब्बा एकड़ पर आमों के बागात हैं जो धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। उनकी जगह पर प्लेटिंग और हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं। तो इस हवाले से महकमा जंगलात उसके मुतबादिल क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हुकूमत सिंध क्या कर रही है। लेकिन इससे पहले आपको उन लोगों से मिलाऊंगा जो मीर फखार में हमेशा से ख्वाह रहे हैं कि दरख्त उगाए जाएँ और दरख्त लगाए जाए ताकि मीर फखार फिर से हरा भरा हो जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले मीर फखार के उन शहरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अजी, इस वक्त हम मौजूद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में, जहाँ पर हमारे साथ दो ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो गुज़श्ता कई बरसों से मीर फखार में प्लांटेशन कर रहे हैं और मीर फखार को हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाक ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद नवाज़ खान। इनसे बात करते हैं कि इनकी मीर फखार के लिए क्या खदमात हैं, कब से आप जो है वो पौधे लगा रहे हैं और कितने कामयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 25 साल से मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मीर फखार को, अपने सिंध को, अपने पूरे इलाकों को मैं हरा भरा करूं। उसके लिए मैं 25 साल से मुसलसल जद्दोजहद कर रहा हूं, जिसके हवाले से मेरे पास मरकज़ी ईदगाह है जो मैंने बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी ईदगाह नहीं होगी जो मैंने उसके जिस तरीके से सजाया है दरख्तों से। और मैं गुज़िश्ता 25 साल से जो काम कर रहा हूँ, मैंने एक निजी चैनल को भी 1 लाख से ज़्यादा पौधे दिए हैं। इसके अलावा मैंने तमाम इदारों को मैंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे जो हमारे जो लोकल पौधे हैं उसमें मैंने दिए हैं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि अब ये वक्त आ गया है कि जब ये इस दफ़ा हीट स्ट्रोक हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो उसके हवाले से लोगों का यही है कि दरख्त लगाएं। पर हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। अब 5 या 6 साल रह गए हैं हमारे पास। अगर इसमें हमने पौधे नहीं लगाए, दरख्त नहीं लगाए, जिसे हमने दरख्त नहीं किया, तो उससे ये होगा कि हम इधर रह नहीं सकेंगे। ना हम सिंध में रह सकेंगे, ना हम पंजाब में रह सकेंगे। माहिरीन कहते हैं कि ना हम बलूचिस्तान में रह सकेंगे, हमें इस सिंध से खाली करना पड़ेगा। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम अपने इलाके में अपने इर्द गिर्द जितने हो सकें, हम अब पहले तो एक पौधे का जिक्र करते थे हम कि एक पौधा लगाएं। अब एक पौधे से काम नहीं चलेगा, हमें 10 लगाना पड़ेगा, जिसमें 50% का भी अगर रिज़ल्ट आया तो 5 पौधे कामयाब होंगे। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द जहाँ पर भी आपको मौका मिले, जहाँ पर भी आपको जगह मिले, आप पौधे लगाएं। और आज ये एक मैसेज भी मैं बोल चैनल के हवाले से मैं एक मैसेज भी दूंगा कि मैं मीर फखार के इर्द गिर्द के इलाके के जितने भी लोग हैं, अगर उनको जहाँ भी दरख्त लगाना है, पौधे चाहिए हों, आप मुझसे रब्ता करें। जी बिल्कुल, नवाज साहब का ये कहना था कि मीर फखार में इन्होंने बेतहाशा पौधे लगाए और इनकी जो स्कीम्स थी वो कामयाब भी हुई हैं। तो ये मीर फखार के लोगों को मैसेज देकर मतलब अभी मैसेज दिया है कि अगर कहीं इनको इनकी ज़रूरत है, कहीं पौधे लगाने की ज़रूरत है, तो वो इनसे रब्ता करें। अब बात करेंगे सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं डॉक्टर मसूद, इनसे बात करते हैं। मसूद साहब, ये बताइएगा कि मीर फखार में दरख्तों की कितनी ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी एक वक्त से गुज़िश्ता कई सालों से मीर फखार में शजरकारी की ड्राइव लेकर चल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती तब्दीली की जद में है। कभी इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से हम बहुत ज़्यादा सैलाब देखते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी देखते हैं, कभी हमारे यहाँ पानी की कमी वाक़या होती है और कभी पानी की ज़्यादती वाक़या होती है। इस सारी सूरत हाल में सालाना बुनियादों पर हर बहार के मौसम में और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर शहरी सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ़ तंजीमें, जैसे नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाक ग्रीन फाउंडेशन के, इस तरह की बहुत सारी तंजीमें शजरकारी मुहिम चलाती हैं। लेकिन हमें उमूमी तौर पर आवाम को जो रवैया उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त एक तो जो कंस्ट्रक्टेड एरिया पूरे घर का बनाने का रुझान चल पड़ा है। हर फर्द पूरे के पूरे घर को कंस्ट्रक्टेड करना चाहता है, उसे पूरी की पूरी जो उसका स्पेस है उसको अवेल करता है और दरख्त के लिए जगह नहीं छोड़ता। इसी तरह से अगर बाज़ारों में, मार्केटों में चले जाते हैं तो दुकानदार हजरात अपनी दुकान के सामने लगे हुए दरख्त को बर्दाश्त नहीं करते, लगाना तो एक दूर की बात है। सिविल सोसाइटी ने पिछले सालों में दुकानदार हजरात के पास जाकर दरमियान में मौजूद डिवाइडर्स पे भी दरख्त लगाए। दुकानदार हजरात उन्हें और वहाँ के जो लोग हैं उसकी मालिकी करने को तैयार नहीं है। वो दरख्त जो है फिर मालिकी ना होने की वजह से, संभाल ना होने की वजह से सूख जाता है। तो मैं जो स्कूल के असातिज़ा हैं
तालीम से मुताल्लिका लोग हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, नवाज़ साहब जैसे लोग हैं, पाक ग्रीन फाउंडेशन जो चला रहे हैं, शजरकारी में इनका बहुत बड़ा हाथ है, और इसी तरह पेश इमाम साहिबान हैं। यानी हमारी सोसाइटी में जो मौसर अफराद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि अपने घरों में, अपनी दुकानों के सामने दरख्त लगाइए। ये आपको मौसम की सख्ती से भी बचाएंगे, माहौल को खूबसूरत भी करेंगे, और इसके नतीजे में हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो मौसमियाती नुकसानात से बच सकेंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, दरख्त लगाने से आने वाली नस्लें भी महफूज होंगी, और आज जो गर्मी हमारी नौजवान नस्ल बर्दाश्त कर रही है वो आने वाली नस्लों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगी। आपको मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल लेके चलता हूँ, जहाँ पर कुछ अर्से पहले तो वहाँ पर पार्क था, लेकिन पार्क ख़त्म करके वहाँ पर एक छोटा सा जंगल लगाया गया। तो वो भी बता रहे हैं कि नवाज़ साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनकी मरूने मिन्नत है, इन्होंने वहाँ पर प्लान दिया जाके और सैकड़ों दरख्त उस पार्क की जगह पर लगाए हैं। तो चलते हैं, पहले स्कूल चलते हैं, फिर बाद में हम आपको लेके चलेंगे महकमा जंगलात, जहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर उनसे बात करेंगे। हाँ जी, देखें मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो हायर सेकेंडरी स्कूल में, और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये दरख्त लगे हुए हैं। ये जंगल नहीं है, ये बाकायदा यहाँ पर स्कूल का पार्क था, जिसे पार्क ख़त्म करके इस वक्त मौजूदा हालात के पेश नज़र एक दरख्तों का एक छोटा सा जंगल बनाया गया है, ताकि जो मीरपुर खास के दरख्तों की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। हाँ जी, इस वक्त मौजूद है महकमा जंगलात की नर्सरी में, और आप मेरे इर्द गिर्द में देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पर पौधे हैं जो मुफ्त में शहरियों को दिए जाते हैं ताकि प्लांटेशन की जा सके। मेरे साथ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर महबूब साहब भी मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि जो बेतहाशा मीरपुर खास में दरख्त काटे जा रहे हैं, तो उसके मुतबादिल सिंध हुकूमत या महकमा जंगलात क्या कर रहा है? अच्छा, जो आपका सवाल है कि बेदरख्त दरख्तों की कटाई हो रही है, तो वो जहाँ तक हमारा इल्म है, आपको भी पता होगा कि वो प्राइवेटली कट रहे हैं, जिनको हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना रोक सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से काट रहे हैं। जहाँ तक प्लांटेशन का है या मुतबादिल का है, तो हम वहाँ पे हमारे हुकूमत सिंध की जानिब से काफ़ी स्कीमें चल रही हैं, फेडरल की भी स्कीम चल रही है, जिसके तहत हम हज़ारों प्लांट्स लगा चुके हैं कैनाल पे और रोड पे, और वो मैच्योर भी हो चुके हैं और लग भी चुके हैं, माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं। कोई भी आके आप भी विज़िट कर सकते हैं, आपको विज़िट करवा सकते हैं, और मज़ीद भी हम लगा रहे हैं प्लांट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत सिंध ने महकमा जंगलात को कोई ऐसी ज़मीन दी है जिस पर हम एक मसनूई जंगल लगा सकें, हज़ारों की तादाद में दरख्त लगा सकें? क्योंकि दरख्त बेदरेग और हज़ारों की तादाद में काटे जा रहे हैं, बागात क्योंकि ख़त्म किए जा रहे हैं, तो उनके मुतबादिल हज़ारों दरख्त लगना ज़रूरी है। तो इस पर क्या हुकूमत सिंध का प्रोग्राम? ये हुकूमत सिंध अंडर कंसिडरेशन है, एक स्कीम भी है, प्रपोजल भी है कि अर्बन फॉरेस्ट लगाए जाए। सिटीज़ के सराउंडिंग में जो भी एरियाज़ हैं, अगर गवर्नमेंट लैंड है तो उन पे हज़ारों फॉरेस्ट प्लांट्स लगाए जाएं। जो अंडर कंसिडरेशन हो सकता है वो जल्द अज जल्द वो प्रपोजल मैच्योर हो जाए और काम शुरू हो जाए उस पर। जी, हमारे साथ महबूब साहब मौजूद थे, इनका कहना था कि हुकूमत सिंध इस इशू पर सोच रही है कि मीरपुर खास के जो शहरी इलाका इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी ज़मीन हो जिस पर दरख्त लगाए जाएँ। दरख्त लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने दरख्त काटे जा रहे हैं, तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो इस वक्त हालात बताए जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के, उसके लिए दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, दरख्तों की कटाई नहीं होनी चाहिए, ताकि जो मौसमियाती तब्दीली में सबसे बड़ी रुकावट है वही दरख्त बन सकें। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।